स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के पार्ट 4 की। तो बच्चों, आज हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपको ये याद ही होगा कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जिसको हमने लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो कब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा, यानी कि कंसिस्टेंट होगा, यानी कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1 बाय b2 होता है तो हम कहते हैं ऐसे लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम का सॉल्यूशन जो होगा वो होगा यूनिक, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन, यानी ये दोनों लाइनें कट इंटरसेक्ट करेंगी ओनली एट वन पॉइंट। And in the case if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2, then this type of pair of linear equations are inconsistent, means having no solution. And if all three ratios are equal, then they are dependent consistent pair of equations. That means they have the infinite number of solutions. तो ये तो बेटा हमने पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में पढ़ा था। आइए आज हम सोल्व करते हैं। जहां हमने लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया था पहले ग्राफिकल मेथड से, आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमें इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसके लिए हम ये चीज को समझ ले बेटा कि जब हमने ग्राफ बनाया तो हमारे जो आंसर थे ना, जैसे मैंने ये एग्जांपल पिछले वीडियो में लिया था और इसी एग्जांपल को मैं दोबारा से कोट कर रहा हूँ। यहाँ पर आंसर बड़ा यूनिक है कि आंसर क्या है, क्यूब पॉइंट है जो कि इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,2। बट जरूरी तो नहीं है कि हमेशा लाइन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही इंटीजर्स पे या नेचुरल नंबर पे इंटरसेक्ट करे। हो सकता है कि जहां वो इंटरसेक्ट कर रही है वो इरेशनल नंबर हो, √3 √5, या कुछ ऐसा 11/29 और 17/57, कुछ ऐसा नंबर भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर को, इरेशनल नंबर्स को, या ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जो अगर हमारे पास रैशनल नंबर है, अगर यहाँ हम ग्राफ पे अगर उनको ट्रेस आउट करना चाहें तो उसकी एक्यूरेसी एग्जैक्ट नहीं होगी, हम इजीली उनको नोटिस नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसीलिए हमने यहाँ पर एक और मेथड यहाँ ट्राई किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। तो ये मान लीजिए कि रोहन के घर पे पार्टी है और रोहन ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है और वो उन्हें खिलाना चाहता है मफिन्स। तो उसने मार्केट से 6 मफिन्स खरीदे और वो खरीदना चाहता है 4 पेस्ट्री। तब जब उसने शॉपकीपर से पूछा तो उसका टोटल बिल हुआ 70 रुपीज। ओके, तो पार्टी के लिए रोहन ने क्या किया, ही वांट्स 6 muffins and 4 pastry, and the total cost of all these items together was ₹70. Okay, while one pastry is equal to the cost of 2 muffins. The cost of one pastry is equal to the cost of 2 muffins. So he decided to substitute that pastry with muffins. There were two reasons. One, that he will get more quantity, and second thing, that maybe his friends like more muffins. Okay, so this is a problem and we want to know the cost of each pastry and each muffin. Okay, this is the problem. Hope you understood this. So he bought 6 muffins and how many pastries? 4, and cost of one pastry is equal to 2 muffins. Okay, so now he decided to replace the things. Okay, so instead of one pastry, 2 muffins, second pastry again 2 muffins, third pastry again 2 muffins, and the fourth pastry again 2 muffins. So how many muffins he has total now? So initially he had 6, so ye 6, then plus 2 every time for the 4 pastry, that means 8. So 6 plus 8, that means he can buy with that 70 rupees 14 muffins. Okay, so cost of 14 muffins is now 70 rupees. Can we find out the cost of each muffin? Yes, cost of one muffin will become 70 divided by 14, that means ₹5. Okay, and if the cost of one muffin is 5, then cost of 2 muffin is equal to 10 rupees, and which is the cost of one pastry, because cost of one pastry is equal to 2 muffins. So अब इसी प्रॉब्लम को बेटा मैं वेरिएबल्स की मदद से एक्सप्रेस करता हूं। वापस से दोबारा से सोच के देखिए कि उसने शुरू में कितनी पेस्ट्रीज, 6 मफिन्स की बात की थी।
So let the cost of each muffin is X rupees. So what will be the total cost of 6 muffins? 6x. Very good. Next अगर देखें तो initially he bought 4 pastries. Let the cost of one pastry is Y rupees. Tell me what will be the cost of 4 pastries? Absolutely correct, beta, 4y. And the total cost, if I add both of them, that is equal to rupees 70. So here I got my first equation, that 6x plus 4y is equal to 70. One pastry, cost is y rupees, is equal to cost of 2 muffins. So cost of one muffin is x and 2 muffin will be 2x. So y is equal to 2x. So this becomes my the second equation. ओके सो लेट्स सॉल्व दैट। तो मैं इनको लिख लेता हूं। यहां पर हमारे पास दोनों इक्वेशन 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 70 और जो सेकंड है वो है y इज इक्वल टू 2x। नाउ दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। व्हाट वी डिड इन अ प्रीवियस जो हमने अभी एग्जांपल अभी हमने लिया था उसमें क्या किया था, y को सब्स्टिट्यूट किया, पेस्ट्री को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने किससे, मफिन के साथ में। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके, एक वेरिएबल की वैल्यू को हम कहां रख देते हैं, दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। सो इट विल बिकम 6x प्लस 4 इंस्टेड ऑफ y, नाउ माय इनपुट विल बी 2x is equal to 70 and this becomes dear 6x plus 8x is equal to 70. That means 14x is equal to 70 or x is equal to 70 by 14, that is rupees 5. Okay, so this is the value of x is rupees 5. Okay, so x is rupees 5. What will be the y then? Y is equal to 2x. Let's put the value of x in equation number 2. Y is equal to 2 into 5. That means 10 rupees. So आप भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डे टू डे लाइफ में आपने देखी होगी which will be depend upon the two variables and we can solve all of them by using substitution method. चलिए बच्चों, अब आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और यहाँ जो मैंने पहली प्रॉब्लम ली है वो है s माइनस टी इजिकल टू 3 और जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इजिकल टू 6। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज लिख लेते हैं s माइनस टी इजिकल टू 3 और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ सिंप्लीफाई। कैसे, वी विल टेक द एलसीएम, सो s बाई 3 प्लस t बाई 2 इजिकल टू 6 and if I take the LCM will become 6. 3 to the 6, 2, that will become 2s multiply with s और जब 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला बच्चों हमें, 3 और मल्टीप्लाई विद 3 इट बिकम 3t। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो सिंपल फॉर्म में जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 36। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन 1। So that will become s is equal to minus t. If I took to the right hand side, it will become 3 plus t. And let's put the value of s from equation 1 in the equation 2. My mean to say is replace this x with 3 plus t. Okay, so now it will take the shape. Instead of s, I will write down 3 plus t. Plus 3t is equal to 36. Yes, 6 plus 2t plus 3t is equal to 36. So वेरिएबल्स को ऐड कर लेते हैं और 6 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, सो इट विल बिकम 5t एंड 36 माइनस 6। तो कितना हुआ बच्चों, 5t इज इक्वल टू 30 और यहां से हमें t की वैल्यू मिली 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 जा 30। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ t। और अगर हमें t मिल गया है तो वापस चलते हैं, s विल बिकम 3 प्लस वैल्यू ऑफ t इज 6, सो s की वैल्यू कितनी हो गई, 9। और आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। यहाँ अगर हम चेक करना चाहें तो इक्वेशन 1 में रख के देख लेते हैं, s को 9 और t को हम रखें 6 इज इक्वल टू 3। यस, 3 इज इक्वल टू 3, इट इज करेक्ट। और इसी तरह से इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं 9 बाई 3 और t की जगह 6 बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो 2 3 are 6, 3 3 are 9, so 6 is equal to 6। यस, तो ये s और t की वैल्यूज जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये एक इक्वेशन है जहां हमारे पास कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं डेसिमल में। तो पहला काम क्या करते हैं, हम डेसिमल से कोफिशिएंट्स को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि डेसिमल में सॉल्व करना थोड़ा सा क्लमजी रहता है। सो आइए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को लिखता हूं, इनके डेसिमल हटा देते हैं और उसे लिखते हैं रैशनल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 2/10x और ये हो जाएगा 3/10y इज इक्वल टू 13/10। टेक द एलसीएम। सो एलसीएम लेने के बाद, या आप इसको कह सकते हैं कि पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10। तो क्या मिलेगा मुझे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 अब। ओके, इस तरह से सेकंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कीजिए। इट विल बिकम 4/10x 5/10y इज इक्वल टू 23/10। इसी तरह से सेकंड को भी आप मल्टीप्लाई कीजिए 10 से और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये है सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ हम बेटा पहले चेक भी कर सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। देखिए, यहाँ अगर हम a1 की बात करें वो है 2 और a2 की बात करें तो वो कितना है 4। इस तरफ से अगर हम देखें तो ये है 3/5। आर दे इक्वल? नो। सो इन दिस केस इट विल हैव द यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी किसी एक वेरिएबल की दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहले इक्वेशन को मैं ले लेता हूँ। 2x विल बी इक्वल टू 13 minus 3y. So I took the 3y to the right hand side. So x की क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों? x की वैल्यू क्या होगी? देखिए 13 minus 3y डिवाइडेड बाय 2। और अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में ही, यानी कि इस x को रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विद दिस वैल्यू, बिकॉज x इज इक्वल टू 13 minus 3y by 2. So 4, instead of x, write down 13 minus 3y by 2 plus 5y is equal to 23. तो 2 to the 4 और आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 26 minus 6y plus 5y is equal to 23. सिंप्लीफाई करते हैं, 26 को ले जाते हैं हम राइट हैंड साइड, माइनस 6y प्लस 5y इट विल बिकम माइनस y और दिस साइड 23 minus 26. That means minus y is equal to minus 3 or minus से minus cancel. So our output will be y is equal to 3. So we got the value of one variable. Let's put this variable in the equation number 1 or in the value of this x. X is equal to 13 minus 3 and y is equal to 3 by 2. So x की value कितनी हुई बेटा? 13 minus 9 by 2, that is 4 by 2. X is equal to 2. तो आप इनको वापस इक्वेशन में रख के चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने लिया है जहां पर कुछ इरेशनल कोफिशिएंट्स हैं। ओके, तो इनका ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल रहता, तो आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं सेकंड इक्वेशन से निकाल रहा हूँ किसी एक वेरिएबल की वैल्यू। ओके, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि हम फर्स्ट इक्वेशन से ही कोई वेरिएबल लें, तो मैं जानबूझ के यहाँ ले रहा हूँ मैं सेकंड इक्वेशन। So it will become root 3x is equal to root 8y. So minus will become plus if I take it to the right hand side. So x की वैल्यू क्या होगी? root 8 by root 3y. Let's put this value in the equation number 1. So root 2, instead of x, write down root 8 by root 3y plus root 3y is equal to 0. देखिए, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट विल बिकम रूट ऑफ 16 बाय रूट 3y प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। मैं सिंप्लीफाई भी करके दिखा देता हूँ। सो टेक द एलसीएम। रूट ऑफ 16 विल बिकम 4 और एलसीएम है इनका रूट 3। तो रूट 3 से डिवाइड किया तो 1 और रूट ऑफ 16 को मैंने लिखा 4y एंड दिस विल बिकम 3y इज इक्वल टू 0 एंड विच इज 7y बाय रूट 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y की वैल्यू मिली मुझे 0। और इसके अलावा भी आप इसको दूसरे तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते थे बिना एलसीएम लिए भी। आप क्या करें, इसमें से y कॉमन ले लें। सो y अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये रूट 16 बाय रूट 3 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट क्या है? 0 है। और 0 कब होता है? जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0 एंड दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक तरीका है, जो आपको आसान लगे बच्चों आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो टू गेट द वैल्यू ऑफ x इट विल बिकम रूट 8 बाय रूट 3 और वैल्यू ऑफ y is 0, so x is also 0. Means both the lines will intersect at where x is 0 and y is 0.
बच्चों आपको पता है कहाँ एक्स और वाई जीरो होता है? यस, ओरिजिन पर जब हम स्केच करते हैं। तो आपको मैं एक राज की बात बता देता हूँ, जब भी किसी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अगर आपकी जीरो के इक्वल हो, है ना, जो C1 और C2 हम लिखते हैं ना, अगर वो जीरो है तो वो लाइन ओरिजिन से पक्का पास करेगी। तो यहां से ये क्लियर हो गया था कि पहले लाइन भी ओरिजिन से होके जाती है, दूसरी लाइन भी ओरिजिन से होके जाती है, और अगर दोनों लाइन ही ओरिजिन से होके जा रही हैं तो डेफिनेटली ओरिजिन पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, और 0,0 विल बी अवर आंसर। यस, solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ m को। चलिए ये बाद का काम है, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2x plus 3y is equal to 11 और सेकंड है 2x minus 4y is equal to minus 24। देखिए यहां से हम एक काम और भी करने वाले हैं बच्चों, बहुत ही आसान सी चीज। देखिए क्यों ना इस 2x को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग x एवरी टाइम यू कैन सब्स्टिट्यूट 2x आल्सो। डायरेक्ट उठा करके 2x की वैल्यू रख सकते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 2 है, आप यहां से 2x की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस 4y को अगर आप लेके जाएंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा 4y माइनस 24। ओके, और जरूरी नहीं कि हम हर बार x ही निकालें, डायरेक्ट उठा करके अगर हम 2x की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। क्या किया मैंने इस स्टेप में? इस स्टेप में 2x की वैल्यू को लिया बेटा यहां से, और 2x वाज इक्वल टू 4y माइनस 24, और उसको लिखा इक्वेशन नंबर 1 में। इस 2x को रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू के साथ में। ठीक है, सो ये हुआ हमारे पास 4y प्लस 3y 7y एंड माइनस 24। इफ आई टेक टू द राइट हैंड साइड इट विल बिकम 11 प्लस 24, so 7y is equal to 35 and y is equal to 35 by 7, तो y की वैल्यू हो गई 5। बहुत ही आसान सा है बेटा, लेकिन प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत कंपलसरी है, तो उम्मीद है आप भी मेरे साथ साथ निकाल के देख रहे होंगे। 4 y की वैल्यू क्या है 5 माइनस 24, तो 20 माइनस 24, 2x इज इक्वल टू माइनस 4 और x की वैल्यू माइनस 4 बाई 2 यानी कि माइनस 2। तो ये है x की वैल्यू। अब चलते हैं इस सम के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, x की वैल्यू क्या है माइनस 2 और y कितना है 5 है, तो वैल्यू पुट करते हैं m x की जगह माइनस 2 प्लस 3, तो 3 को इधर ले आते हैं तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, सो 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, और 2 से 2 कैंसल, सो m की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1, सो m इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, नेक्स्ट अब है हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड सम, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ओके, so let the two numbers are x and y। ओके, अब पहली लाइन में उसने क्या कहा, देखिए हम इतना जितना पढ़ेंगे उसी को हम साथ साथ लिखते जाएंगे मैथमेटिकली। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है 26 है। यहां से मुझे पहली इक्वेशन मेरी मिल गई है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड थिंग, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, तो उनमें से जो हमने बड़ा लिया है वो x लिया, तभी x माइनस वाई किया था। सो x इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, x इज इक्वल टू 3y, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। So let's put the value of x in the equation number 1. It's a very simple sum. So it becomes x की वैल्यू अगर हम 3y को पुट करते हैं इसकी जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा 3y minus y is equal to 26, 2y is equal to 26 and y is equal to 13। So y की वैल्यू हुई 13 और x की वैल्यू कितनी होगी फिर, x is equal to 3y, y कितना है 13 है, so it become 39। And check that whether it satisfies all the conditions or not. First thing he said that the difference is 26, 39 minus 13, 26, and a number is 3 times of the second, 13 3 is 39। नेक्स्ट है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। याद है आपको क्लास 6 में पढ़ा था हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स, कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स?
those two angles whose sum is 180 डिग्री. ओके, सो ये लार्जर एंगल हम मान लेते हैं x और ये वाला मान लेते हैं हम y. ओके, लेट टू एंगल्स आर x एंड y. अब देखिए पहली ही कंडीशन में उसने बता दिया कि एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों एंगल्स का x और y को अगर हम मिलाएंगे तो सम आएगा 180. तो ये इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड थिंग, द लार्जर एंगल है ना, दैट एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. दैट मीन्स x is 18 degree more than the y. Only then that larger angle will exceed the smaller one by 18 degree. That means x is 18 degree more than y. So it's a very simple problem now. So we can directly substitute the value of x in the equation 1. It will become y plus 18 plus y is equal to 180. What I did here, I put the value of x from equation 2 in the equation 1. So 2y is equal to 180 minus 18, and 2y is equal to 162, and y will be equal to 81 degree. And if y is 81 degree, then x will be 18 more than that. Equation number 2, look at that. So it will be y plus 18, and what is the value of y? 81 plus 18, so 99 degree. So these are the values of x and y. When you can check them, the sum is 180 degree and their difference is 18 degree. Correct? Okay, next one. तो ये हमने पिछली बार ग्राफिकल मेथड से भी किया था. द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,800. Okay, literacy buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each ball and each bat. So let's assume that cost of each bat is x. Let the cost of each bat is x rupees, and the cost of each ball is rupees y. Okay, now he says that statement में क्या कहा गया है, that C buys 7 bats. The cost of 7 bats will become 7x, and 6 balls, and the cost of 6 balls will be 6y, and all together it costs rupees 3,800. So sum of these two is 3,800 rupees. So this is the equation number 1. Similarly, C buys 3 bats and 5 balls. So 3 bats, that means 3x rupees, and 5 balls means 5y, and the cost is altogether rupees 1,750. So this is equation number 2. Now you can substitute the value from one equation in the another one. So any one equation you like, you can do that. So I'm taking the equation number 2, and from there I'm going to find out the value of x. So 3x will be equal to 1,750 minus 5y. What will be the value of x? 3 को इधर ले आते हैं. So 1,750 minus 5y by 3. और ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है? इक्वेशन 1 में. ओके, सो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. So 7 instead of x, 1,750 minus 5y upon 3 plus 6y is equal to 3,800. So what we can do, we can take the LCM to simplify this. Okay, so take the LCM. So इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 7 5 is 35, 7 7 is 49, 49 plus 3 52, and 7 plus 5 12. Okay, minus 35y plus 18y. कैसे? Divide by 1, you will get 3, and multiply with 6y. 3,800. So 12,250, 38y minus है 35y and plus 18y, so it will give you minus 17y. And divide by 3 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इधर, so it will become 8 3 is 24, 3 3 is 9 plus 2 11. So take the values to one side, so it will become minus 17y is equal to 11,400 minus 12,250.
Okay, and subtract them. Now minus 17y will be equal to 0, 5, 2 minus 4, that will give you 8, and 1 minus 1, 0. So minus and minus cancel. 17 से cancel करेंगे, 17 5 is 85. So y is equal to 50 rupees. That means cost of ball we got. Then what will be the value of x? 1750, and put the value of y, that is 50 rupees, divide by 3. So it becomes 1750 minus 250 divided by 3, 1500 by 3, that means 500 rupees. So this is the cost of bat. X is the cost of bat and y is the cost of ball, that is 50 rupees. Okay, चलिए next हम देखते हैं. A taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. Okay, आप जाते हैं जैसे तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो एक फिक्स चार्ज लेती है ना. For a distance of 10 km, charge was paid for rupees 105, and for a journey of 15 km, charge paid was rupees 155. So let the fixed charge, जैसे आप टैक्सी में बैठे आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा. Okay, so let the fixed charge is x rupees. That means जैसे आप टैक्सी में बैठ गए आपको उसके अंदर बैठने के x रुपीज देने ही देने हैं. ओके, नाउ फॉर पर किलोमीटर चार्जेस हम उसके मान लेते हैं, लेट द पर किलोमीटर चार्जेस रुपीज y पर किलोमीटर. ओके, सो जितना आप जाएंगे मल्टीप्लाई बाय दैट. अब फर्स्ट में देखिए क्या कहते हैं, 10 किलोमीटर के लिए कितना पे किया उसने. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही, और अगर आप 10 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर के लिए आपको y रुपी देना है, और 10 किलोमीटर जाएंगे तो कितना होगा, 10y rupees, and then it is equal to 105. Equation number 1. And for the journey of 15 km, what will happen? Fixed charge plus 15 km का charge. 15 km का charge कितना हुआ बेटा? 15y. Absolutely correct. So 155. तो ये हो गई आपके पास दो इक्वेशन. किसी एक को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यस, 1 से मैं निकाल लेता हूं. x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए 105 minus 10y, and put the value of x in equation number 2. 105 minus 10y plus 15y is equal to 155. कितना हुआ यहाँ पर 5y. 105 को इधर ले आएंगे तो 155 minus 105. So 5y is equal to 50 and y is equal to 10 rupees. That means per kilometer charge is rupees 10. Okay, and what will be the fixed charge now? So value of x निकाल लेते हैं यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करके. 105, 10 और y की वैल्यू 10. 105 माइनस 100 यानी कि y की वैल्यू कितनी हुई, सॉरी x की वैल्यू कितनी हुई, 5 रुपीज. दैट मीन्स 5 आपको बैठते ही देने और उसके बाद 10 रुपीज पर किलोमीटर. ओके, इफ अ पैसेंजर वांट्स टू गो 25 किलोमीटर तब क्या पे करना पड़ेगा उसे, तो x प्लस 25y. करेक्ट है ना, फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्जेस. सो x इज 5 एंड पर किलोमीटर चार्जेस 25 इंटू y की वैल्यू 10. तो ये हो गया 255 रुपीज. समझ में आया बच्चों? ओके, बढ़िया. आगे देखते हैं. अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. तो मैं आगे बढ़ने से पहले ही मान लेता हूं, लेट द फ्रैक्शन इज x by y. Okay, now he says that fraction becomes 9/11 if 2 added to both the numerator and denominator. So first condition, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, इट बिकम 9/11. और यहां हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को, क्या मिलेगा मुझे, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18. वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं, 11x माइनस 9y, 22 प्लस 18, अगर इधर ले जाएंगे तो 18 माइनस 22. So first equation will become 11x minus 9y is equal to minus 4. Second condition, if 3 added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. So 3 added to numerator as well as denominator. Now the fraction becomes 5/6. Cross multiply them. So it will become
6x plus 18 is equal to 5y plus 15. So I did the cross multiplication. So 6x minus 5y and 15 minus 18 will be minus 3. This will become equation number 2. Now you can solve them by using substitution method. तो इतना ही छोड़ देता हूं, आगे का काम आप कीजिए. अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं. तो ये था आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल. उम्मीद है आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछ लें. हमारा ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट नीचे दिया गया है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस.